Good morning, dear students. Welcome in physical chemistry class. थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत अभी तक हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में अध्ययन किया है। आज हम एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। एडियाबेटिक प्रोसेस अर्थात रुद्धोष्ण प्रक्रम वह प्रोसेस है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के मध्य हीट एक्सचेंज नहीं होती है। There is no exchange of heat between system and surroundings. Therefore, Q equal to 0. यदि एडियाबेटिक एक्सपांशन है तो ऐसी स्थिति में वर्क डन बाय द सिस्टम होगा और फलस्वरूप सिस्टम की इंटरनल एनर्जी या टेम्परेचर में कमी आएगी। इसके विपरीत अगर एडियाबेटिक कंप्रेशन है, संपीड़न है, तो ऐसी स्थिति में वर्क इज डन बाय सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। सराउंडिंग के द्वारा सिस्टम पर कार्य किया जाएगा और इसके फलस्वरूप इंटरनल एनर्जी या टेम्परेचर में वृद्धि होगी। तो यहाँ हम एडियाबेटिक एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस देखेंगे। सर्वप्रथम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार डेल्टा ई इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू होगा। किसी भी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम जानते हैं कि Q इक्वल टू 0 है। ऐसी स्थिति में डेल्टा E का मान हो जाएगा माइनस W। If the external pressure is P and increases in volume is delta V, then work done by the system is P delta V, जो हमने बार बार पढ़ा है। तो डेल्टा E इक्वल टू हो जाएगा माइनस P डेल्टा V और हमें इक्वेशन 1 प्राप्त हो जाती है। यदि टेम्परेचर में कमी डेल्टा T हो तो ऐसी स्थिति में डेल्टा E अपॉन डेल्टा T का मान हो जाएगा CV के बराबर, और इसको आप लिख सकते हो डेल्टा E इक्वल टू CV डेल्टा T क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो इस प्रकार इक्वेशन 2 से भी हमें डेल्टा E का मान प्राप्त होता है। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ऐड करें तो हमें प्राप्त होती है CV डेल्टा T इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। यदि हम अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन के लिए इसी इक्वेशन को लिखें तो
हमें मिलेगा सी वी डी टी इक्वल टू माइनस पी डी वी। ये इक्वेशन नंबर 3 में प्रदर्शित किया गया है। आदर्श गैस समीकरण के अनुसार चूंकि पी वी इक्वल टू आर टी होता है, इसीलिए P का मान हो जाएगा RT अपॉन V के बराबर। इस P के मान को अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें नई इक्वेशन प्राप्त होगी सी वी डी टी इक्वल टू माइनस आर टी और डी वी अपॉन वी हो जाएगा। इसी को हम अलग तरीके से लिख सकते हैं सी वी डी टी अपॉन टी। इधर लेफ्ट हैंड साइड में केवल डी टी है और राइट हैंड साइड में टी है, तो जब राइट हैंड साइड से टी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, तो सी वी डी टी अपॉन टी हो जाएगा इक्वल टू माइनस आर डी वी अपॉन वी हो जाएगा। अब अगर इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर T1 एंड T2 है, इसी प्रकार इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम V1 एंड V2 है, देन ऑन इंटीग्रेटिंग इन द लिमिट्स हमें प्राप्त होगा सी वी डी टी अपॉन टी इक्वल टू माइनस आर डी वी अपॉन वी। सी वी को हम, चूंकि सी वी का मान ताप पर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए हम इसको सी वी को बाहर लेंगे। इसी प्रकार से आर कांस्टेंट है, इसीलिए हमने इसको बाहर लिया है। अब इसी इक्वेशन का अगला सॉल्यूशन सी वी लॉग ई टी टू अपॉन टी वन इक्वल टू माइनस आर लॉग ई वी टू अपॉन वी वन होगा। सिंपल सी मैथमेटिक्स है इसमें, और इसको फर्दर हम लिख सकते हैं लॉग ई टी टू अपॉन टी वन इक्वल टू आर अपॉन सी वी। लेफ्ट हैंड साइड से सी वी को जब हम राइट हैंड साइड में लाएंगे तो चूंकि यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर आकर के ये राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगा, और लॉग ई चूंकि हमने माइनस का साइन हटा दिया है तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस में, और V1 अपॉन V2 हो जाएगा। पहले V2 अपॉन V1 था और ये अब वो माइनस में था, जब प्लस में होगा तो ये हो जाएगा V1 अपॉन V2, और इस प्रकार से हमें इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त हो जाएगी। चूंकि आप जानते हो Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है, इसको आप डिवाइड करिए पूरी इक्वेशन को Cv से, तो हमें मिलेगा R अपॉन Cv इक्वल टू Cp अपॉन Cv माइनस Cv अपॉन Cv। Cv अपॉन Cv का मान हो जाएगा 1, और Cp अपॉन Cv का मान अगर हम गामा लिखें तो हमें R अपॉन Cv की वैल्यू प्राप्त होगी गामा माइनस 1। अब ये जो R अपॉन Cv की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे R अपॉन Cv की जगह, तो हमें नई इक्वेशन प्राप्त होगी log E T2 अपॉन T1 इक्वल टू गामा माइनस 1 log E V1 अपॉन V2। और इसको अलग रूप में लिख सकते हैं हम, लॉग के फॉर्मूलाज आपने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ रखे हैं सारे, तो हम इसको
ऐसे भी लिख सकते हैं log e T2 अपॉन T1 इक्वल टू log e V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। अगर हम log हटा दें, कैंसिल कर दें, तो ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी T2 अपॉन T1 इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 5। ये इक्वेशन नंबर 5 आप याद रखिए। T2 अपॉन T1 की वैल्यू है जो किसके बराबर है, V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। इसको हम आगे भी उपयोग में लेंगे। अब देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो T2 V2 गामा माइनस 1 इक्वल टू T1 V1 गामा माइनस 1 हो जाएगा। और इस इक्वेशन को अगर हम कांस्टेंट के रूप में लिखेंगे तो ये होगी वैल्यू T V गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, और इसको मैंने x नाम दे दिया इक्वेशन का। ऐसे हम 3 इक्वेशन निकालेंगे, x, y और z, 3 कांस्टेंट होंगे वो। तो ये कांस्टेंट है टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन है। तो टेम्परेचर T और वॉल्यूम V की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट हुआ है। अब आगे अगर हम देखें कि किसी भी आइडियल गैस के लिए आप लिख सकते हैं P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। हैंस T2 अपॉन T1 किसके बराबर होगा, ये T2 अपॉन T1 बराबर होगा P2 V2 अपॉन P1 और V1 के बराबर। और चूंकि आप जानते हो इक्वेशन नंबर 5 जो मैंने अभी आपको याद करने के लिए बोला था, तो वो वैल्यू होगी T2 अपॉन T1 इक्वल टू किसके बराबर, V1 अपॉन V2 गामा माइनस 1 के बराबर। अब देखिए यहाँ पर हमें T टेम्परेचर को हमें यहाँ से हटाना है, क्योंकि पहला कांस्टेंट था टेम्परेचर और वॉल्यूम में। अब अगला कांस्टेंट होगा प्रेशर और वॉल्यूम में। तो जो वेरिएबल हमें चाहिए उनको तो हम रखेंगे, और जो नहीं चाहिए उसकी जगह हम दूसरे वेरिएबल्स का मान हम रख देते हैं। जैसे हमें टेम्परेचर नहीं चाहिए तो T2 अपॉन T1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P2 V2 और P1 और V1। और इसी की जगह हम लिख सकते हैं V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1, जो कि हमने इक्वेशन नंबर 5 से प्राप्त की। तो इस प्रकार से टेम्परेचर यहाँ पर विलोपित हो गया। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद हमें मिलेगा P2 V2 तो है ही यहाँ पर, और मल्टीप्लाई होगा वो V2 की पावर गामा माइनस 1 से। सिमिलरली P1 V1 तो है ही, और वो मल्टीप्लाई होगा V1 की पावर गामा माइनस 1 से। अब आप बेस सेम है तो आप एक बार लिखेंगे और उसकी पावर को ऐड कर देंगे, तो P2 V2 की पावर 1 प्लस गामा माइनस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से P1 V1 की पावर 1 प्लस गामा माइनस 1 हो जाता है, और प्लस माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा P2 V2 गामा इक्वल टू P1 V1 गामा, और इसको आप कांस्टेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो PV गामा कांस्टेंट प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें एक नया कांस्टेंट प्राप्त होता है जो कि किस किस के बीच में रिलेशन है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। 2 कांस्टेंट्स हमने निकाल दिए, टेम्परेचर और वॉल्यूम में, दूसरा प्रेशर और वॉल्यूम में, थर्ड हम निकालेंगे टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में। अगेन आप जानते हैं कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू T1 अपॉन T2 होता है। यहाँ पर हम V1 अपॉन V2 इक्वल टू P2 अपॉन P1 और T1 अपॉन T2 लिखेंगे। अब ये स्टेप, ये इक्वेशन हमने क्यों लिखी, यहाँ पर हम रिलेशन निकालेंगे
टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में। इसीलिए जो वैल्यू हमें हटानी है उसकी जगह हम अब यहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर के वैल्यूज़ तो हमने इधर लिखी है और लेफ्ट हैंड साइड में हमने वो वैल्यू वॉल्यूम लिखा है, क्योंकि वॉल्यूम का पद हमें यहाँ पर विलोपित करना है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, सभी की पावर लगा देंगे गामा -1, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। अब ये पावर लगाने के बाद चूंकि इक्वेशन नंबर 5 का मान आपको पता है, दैट इज T2/T1 इक्वल टू V1/V2 गामा -1 होता है। तो हम क्या करेंगे कि हम ये वैल्यू इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे, तो हमें मान प्राप्त होगा T2/T1 इक्वल टू P2/P1 गामा -1 और T1/T2 गामा -1। चूंकि हमें वॉल्यूम नहीं चाहिए, इसीलिए हमने वॉल्यूम V1/V2 गामा -1 की जगह हमने T2/T1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इस प्रकार से हमारे पास केवल बचा प्रेशर और टेम्परेचर। अब सेम हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा T2 गामा -1 और P1 गामा -1 इक्वल टू T1 गामा -1 और P2 गामा -1 हो जाएगा। सेम अगर बेस समान है तो हम सेम बेस पर हम पावर को ऐड करेंगे। इस प्रकार से +-1 कट जाएगा और T2 बचेगा सिर्फ गामा, और P1 गामा -1 है ही। इसी प्रकार T1 गामा पावर गामा +-1 कैंसिल हो जाएगा और P2 गामा -1 हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं T2/T1 की पावर गामा और इक्वल टू P2/P1 की पावर गामा -1, और हम इसको लिख सकते हैं T2/T1 की पावर गामा और इक्वल टू P2/P1 की जगह अगर हम लिखेंगे P1/P2 तो ये गामा -1 के स्थान पर 1 - गामा हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा T1 गामा P1 1 - गामा इक्वल टू T2 गामा और P2 की पावर 1 - गामा, और अगर हम इसको कांस्टेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो T गामा इंटू P 1 - गामा। इस प्रकार से थर्ड इक्वेशन जो कि Z है हमें प्राप्त होती है। तो X, Y और Z 3 कांस्टेंट्स हमें प्राप्त होते हैं जो कि परस्पर टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम में रिलेशन प्रदर्शित करते हैं। तो ये तीनों ही कांस्टेंट्स आपको प्रूव करने आनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। या तो आपसे पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन एडियाबैटिक एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट इन एडियाबैटिक प्रोसेस TV गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट और T गामा P1 - गामा इक्वल टू कांस्टेंट। कभी कभी तीनों भी पूछे जाते हैं, कभी कभी 1 या 2 कांस्टेंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से कई बार क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर में संबंध स्थापित कीजिए रुद्धोष्म प्रक्रम में। तो हर तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना आना चाहिए। तो ये सब कांस्टेंट्स आप याद रख लीजिएगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आगे की क्लास में हम कुछ
न्यूमेरिकल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।